आज हम कक्षा 12 के मैथ के एक ऐसे चैप्टर्स की बात करने वाले हैं जो 12 के छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज या अवकलन के अनुप्रयोग पर चर्चा करने वाले हैं। चूँकि अभी ये प्रीफेस इंट्रोडक्शन है, इसके बाद जब इस पे चर्चा हो जाएगी तो फिर हमारी बात आगे की तरफ बढ़ेगी। तो चलिए आइए हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज या अवकलन के अनुप्रयोग पर। तो इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले वैसे फलन जिसका इस्तेमाल होना है उसका हम एक बार जिक्र कर लें। यहाँ फर्स्ट रूप से सबसे पहले संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन की बात हो रही है। उसके बाद अस्पष्ट फलन, अनजस्टिफाई फंक्शंस की बात हो गई। उसके बाद अस्पष्ट फलन, जस्टिफाई फंक्शंस के बहुपदी फंक्शन यानी कि बहुपदी फलन, पॉलिनोमियल फंक्शंस की बात चल रही है। उसके बाद है व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शंस है। उसके बाद चर घातांकीय फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। उसके बाद लघु गणकीय या लघु गणितीय लॉगरिथमिक फंक्शन है। उसके बाद वास्तविक फलन, रियल फंक्शन है। उसके बाद परिमेय फलन, रेशनल फंक्शन। उसके बाद उचित और विषम फलन, प्रॉपर एंड ऑड फंक्शन है। तो इतने सारे फंक्शंस अर्थात फलनों पर इस चैप्टर में विशेष रूप से चर्चा होने वाली है। अब सवाल होता है कि अवकलज के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो चलिए मैं बात कर लूँ। हमारे दैनिक जीवन में इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे इंजीनियरिंग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अलावा गणित की विभिन्न शाखाओं में इसके अनुप्रयोग देखने को मिलते हैं। यह फर्स्ट पेज है। उसके बाद इसका दूसरा टर्म्स है राशियों में परिवर्तन की दर ज्ञात करने में। उसके बाद अगला इसका बिंदु है फलनों के सन्निकट मान ज्ञात करने में अवकलज के अनुप्रयोग देखने को मिलते हैं। उसके बाद फलनों के वर्तन बिंदु, वक्रों पर स्पर्श रेखा की ढाल एवं अभिलंब के ढाल निर्धारण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद स्पर्श और अभिलंब रेखा की समीकरण ज्ञात करने में। उसके बाद फलनों के वर्तन बिंदु, उच्चतम मान, निम्नतम मान, उच्चतम बिंदु, निम्नतम बिंदु ज्ञात करने में किया जाता है। उसके बाद फलनों के वैसे अंतराल जिसमें वर्धमान, ह्रासमान, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान इत्यादि जैसे बिंदु ज्ञात करने में किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो फंक्शंस यूज हुए या होने वाले हैं उनका लिस्ट यहाँ पर मौजूद है और किन किन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता है उसका भी यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है। अब चलिए एक नज़र डालते हैं राशियों में परिवर्तन की दर को dy/dx या dy/dx अपन x = 0 से निर्धारित किया जाता है। क्योंकि परिवर्तन की जो दर है वह टाइम अर्थात समय के अनुसार होता है। यहाँ पर परिवर्तन दो तरीके के होते हैं, एक धनात्मक परिवर्तन, दूसरा ऋणात्मक परिवर्तन। धनात्मक परिवर्तन को हम लोग पॉजिटिव चेंज कहते हैं और ऋणात्मक को नेगेटिव चेंज कहते हैं। तो dy/dx एक स्टेप में पॉजिटिव होगा तो दूसरे स्टेप में नेगेटिव हो सकता है। तीसरी स्थिति ये होती है कि जब हम फलन के अवकलन की बात करते हैं तो उसके हर में जो राशि दी गई होती है उस राशि के सापेक्ष अंश वाले फलन का अवकलन ज्ञात करते हैं।
अर्थात परिवर्तन भी हर वाले फलन के अनुरूप ही होता है। यदि मान लें dy बाई dt दिया हो, तो इसका मतलब हुआ कि अंतराल t समय में फलन y में परिवर्तन की दर है। ठीक है, अगर ऐसा हो dy बाई डी थीटा हो, तो इसका मतलब हुआ कि थीटा के सापेक्ष फलन y में परिवर्तन की दर है। तो इस तरीके से राशियों में परिवर्तन की दर को हम लोग इस तरीके से नोट करते हैं। एक चीज़ में ये आया कि यदि हर वाले फलन यदि बढ़े और उसके साथ साथ अंश वाला भी फलन बढ़े, तो राशि में परिवर्तन की दर को धनात्मक माना गया है या माना जाता है। दूसरा टर्म ऑफ कंडीशन यह आता है कि यदि हर फलन अगर घटता हो और उसी के सापेक्ष अंश फलन भी घटे, तो उसमें राशि में परिवर्तन की दर को ऋणात्मक माना जाता है। तो इस तरीके से ये प्रीफेस नॉलेज था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अर्थात अवकलज के अनुप्रयोग पर आधारित। तो चलिए, इस कक्षा में इतना ही काफ़ी। फिर हमारी अगली मुलाकात अगले एपिसोड में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।